नाज़रीन वेलकम बैक टू नाइट विद नजम सेठी। नजम सेठी मेरे साथ फ़ोन पे हैं वाशिंगटन से, नसीम ज़हरा मेरे साथ फ़ोन पे हैं पाकिस्तान से। वाशिंगटन चलता हूँ नजम सेठी साहब के पास। नजम, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अमेरिका के अंदर से, अमेरिका में पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जैसे जरदारी साहब की जो हुकूमत है, जरदारी गिलानी हुकूमत है, PMLN है, फौज है, ISI है, इसे कैसे देखा जा रहा है? जी हाँ, बड़ी दिलचस्प सवाल है। मुख्तसरन जरदारी साहब की हुकूमत को कोई खास अहमियत नहीं मिल रही। वो समझते हैं कि ये बिल्कुल किसी सोल्यूशन का हल नहीं है, और इसीलिए मेरा ख्याल है यहाँ जब बात भी करते हैं तो कहते हैं डायरेक्ट मिलिट्री के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं अमेरिका के वो हम मिलिट्री ही हल कर सकती है। जरदारी साहब वादा भी करें तो पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज अब मिलिट्री ने कंट्रोल टेक ओवर कर लिया फॉरेन पॉलिसी का। और इस हद तक तो मेरा ख्याल है हमारी भी यही असेसमेंट है, मेरी अपनी जाती असेसमेंट भी यही है कि अब फौज के पास है फॉरेन पॉलिसी, तो अब फायदा क्या जरदारी साहब के साथ बात करने का। वो तो या तो फौज से ब्रीफ लेके बात करते हैं और वही बात करते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो कमिटमेंट दें भी तो वो फुलफिल नहीं करवा सकते, क्योंकि फौज की बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनमस पोजीशन है हमारी फौज की। तो यहाँ तक ये तो हुई जरदारी साहब की बात। जहां तक नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। यहाँ बहुत सी प्रेजुडिस है। उनको मियाँ साहब समझ नहीं आते कि मियाँ साहब की पार्टी क्या चाहती है, मियाँ साहब के तल्लक फौज के साथ क्या है या नहीं है, पुराने तल्लकात क्या थे अब क्या है, और क्या वो प्रो वेस्ट है या एंटी वेस्ट है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक इस किस्म के सवाल भी पूछे और आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि सुना है वो तो फंडामेंटलिस्ट है और इस किस्म की बातें भी। और फिर मुझे बड़ी मुश्किल से मैं समझाना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेन स्ट्रीम सियासतदान है और उनकी बड़ी डेमोक्रेटिक और सिविलियन इन कंट्रोल इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल वायबल ऑल्टरनेटिव है। आपने कहा नहीं कि ये बातें झूठी बातें के बारे में बिल्कुल कम मालूमात। अच्छा, लेकिन नजम, वो जो एक तासुर रहा, वो जो एक तासुर थोड़ा सा जरा नवाज शरीफ साहब पे एक बहुत तासुर रहा 2008 के बाद कि अमरीकी नवाज शरीफ साहब को खा पीपल्स पार्टी के प्रोपेगेंडे की वजह से, खुद अपने प्रोपेगेंडे की वजह से उन्हें एक फंडामेंटलिस्ट समझते हैं। वो समझते हैं कि दाढ़ी के बगैर एक फंडामेंटलिस्ट है और वो नवाज शरीफ साहब किसी भी तरह इस्लामाबाद में काबिल कबूल नहीं। क्या सूरत हाल अभी भी वहीं खड़ी है? मेरा ख्याल है अभी उनके इक्वेशन में मियाँ साहब नहीं आए, क्योंकि वो उनके इक्वेशन में इस वक्त सवाए फौज के फ्रैंकली और है ही कोई नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये टैक्टिकल रिलेशनशिप लग रही है मुझे, स्ट्रेटेजिक नहीं लग रही। अगर स्ट्रेटेजिक होती तो फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते, जमहूरियत की बात करते, सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री की बात करते। और जब से वो कैरी लूगर बिल के अंदर वो क्लॉजेज आए और मीडिया की तरफ से और फौज की तरफ से ऑपोजिशन आई, वही जो क्लॉजेज जिसके ऊपर बड़ी शोर पड़ा था, तो ये लोग बिल्कुल पीछे हट गए हैं। अब ये सियासी जमातों की बात ही नहीं करते। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमारा तो मसला फौज के साथ है, वही प्रॉब्लम है, वही सोल्यूशन है। और अब इसीलिए उसको हथियार भी आप उनको दे रहे हैं अब, और डायरेक्ट पैसे भी उनको कहते हैं देने चाहिए, और इसीलिए ये सारी इश्यूज खड़े हो चुके हैं। अब फौज की जहां तक बात है, वो कियानी साहब के साथ खुश भी है और नहीं भी खुश इस हद तक है कि वो समझते हैं कि कियानी साहब बड़े इंटेलेक्चुअल जनरल है और उन्हें एहसास है कि किस किस्म का नौयत है इस मसले की। मगर खुश इसलिए नहीं भी है क्योंकि वो देखते हैं कि कियानी साहब काफी ऑटोनमस हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं या नहीं हो पाती क्योंकि कियानी साहब नहीं चाहते। तो इसलिए उनकी वो, मैं समझता हूँ, मिक्स्ड रिलेशनशिप है इस वक्त जनरल कियानी के साथ। पेंटागन जो है वो बिल्कुल उनकी ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कियानी के साथ काम करना है, इन्हीं से काम करवाना है, इन्हीं के साथ काम करना है और इनके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब यूनिक लीडर है फौज में। और वहाँ ये भी व्यू ये भी है कि ISI की कोई अलग इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं रही, वो भी अब एक एक्सटेंशन हो गई है GHQ की जब से जनरल पाशा आए हैं, बिकॉज ऑफ हिज क्लोज रिलेशनशिप विद जनरल कियानी। अच्छा। तो फौज को और ISI को भी वो एक ही देखते हैं। अच्छा, पहले कि वो अलग अलग देखते थे, मगर अब वो एक ही देखते हैं। अच्छा, जरा मैं एक इस्लामाबाद से व्यू ले लूं। नसीम, मुझे बहुत ही रिलायबली ये पता चला कि जनरल कियानी साहब का जब नजम जिस मतलब पूरी रो में बात कर रहे थे, मुझे ये पता चला इंतहाई रिलायबली कि जनरल कियानी साहब का जो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन है 3 इयर्स का, वो अभी तक इशू नहीं हुआ। ये बात सिर्फ जुबानी है। मतलब आपने भी कोई ऐसी बात सुनी? नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं सुनी। मेरा ख्याल है कि ये कुछ शायद कयास राइयां होंगी, क्योंकि जहां तक फौज का ताल्लुक है, जनरल कियानी का ताल्लुक है और जरदारी गिलानी हुकूमत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उसमें तो इस इशू पे कोई भी मेरा ख्याल है बहाम नहीं है। दे आर ऑल रीडिंग फ्रॉम द सेम पेज।
اور ایٹ لیسٹ دے ہیو بین میڈ ٹو ریڈ فرام دا سیم پیج. جو آپ نے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے چھوٹی اسپیچ 1.5 منٹ کا نیشنل ایڈریس سنا تھا, وہ تو کافی تھا یہ بتانے کے لیے کہ اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں رہے گا. اور آپ کو معلوم ہے تو جہاں کریٹیسزم بھی ہوا جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, میڈیا کو یہ ایڈوائز کی گئی کہ اس ٹاپک پر آپ زیادہ نہ بولیں, تو میرا خیال ہے کہ دیٹس اے کلوز سبجیکٹ. اچھا نجم, اگر یہ واقعی صحیح ہو جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل کیانی صاحب کا ایکسٹینشن ابھی تک نہیں ہوا, بات زبانی ہی ہے, تو اس کی کوئی اہمیت بنتی؟ نہیں, میں نسیم سے اگری کرتا ہوں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ایک بات چیت ہو رہی تھی تو کانفیڈینشلی انہوں نے مجھے بڑے واضح طور پہ بتایا, جس کی میں آپ کو سمری یہ دے سکتا ہوں کہ جب انہوں نے وہ اسپیچ دی تھی تو اس وقت اس سے قبل ڈیفنس منسٹری کی سیکرٹری صاحب کی طرف سے فائل آ گئی تھی اور سائن کر کے انہوں نے پھر وہ اسپیچ کی تھی. تو میرا یہ نہیں خیال کہ یہ جو آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ ابھی تک سائن نہیں ہوئے, آئی ڈونٹ تھنک دس از ٹرو. یہ سائن ہو کے اور اسپیچ ہوئی تھی. آگے تو اس لیے آگے اب اسپیکولیٹ کرنا میرا خیال کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. اچھا ذرا ایک کوئکلی بریک سے پہلے نسیم سے بات. نسیم, کچھ عرصہ پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ چیلنج ہمارے لیے, معید چیلنج ہمارے لیے واشنگٹن میں نہیں ہے, ہمارا چیلنج جو ہے پاکستان کی سالویشن کا وہ ایسنشلی اسلام آباد میں لائق کرتا ہے کہ ہم اسلام آباد کو کیسے مینیج کرتے ہیں, پبلک انٹرسٹ میں کیسے دباؤ ڈالتے ہیں. آج بھی آپ کی یہی فیلنگ ہے؟ بالکل یقیناً یہی فیلنگ ہے. آپ دیکھیے ابھی آپ یہ نجم کی گفتگو سن رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے, اور آپ یہ بتائیے کہ ہم بیٹھے ہیں افغانستان کے نیبر, ہم بیٹھے ہیں ایک 30 سالہ جنگ کا حصہ تھے, ہم بیٹھے ہیں وتھ سو مینی چپس ان اے سینس. ایک طرف ڈیزاسٹر ضرور ہے, بہت سی سچویشنز ہیں, بہت سے پرابلمز ہیں, لیکن آپ کے پاس کچھ لیوریجز بھی ہیں. اب اگر سچ مچ حکومت اس طریقے سے چل رہی ہے کہ کچھ ادارے ایک طرف چل رہے ہیں, کچھ ادارے ہیں کہ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہے, انڈیفرنس ہے, اور آپ کی کوآرڈینیشن نہیں ہے, آپ ایک سینرجی نہیں ہے آپ کی, کوئی آپ نے ٹھیک طریقے سے اپنی اسٹریٹجی کوئی نہیں بنائی, تو پھر ظاہر ہے وہی ہوگا جو کہ کہا جا رہا ہے. اب ہم بھلے سے امریکہ کو برا کہتے رہے, انڈیا کو برا کہتے رہے, لیکن معید میرے تو ذہن میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم نے افغانستان ہی کی بات کر لیجیے گا, افغانستان کے حوالے سے کمپریہنسو اسٹریٹجی کہاں ہے, کیا ہے ہماری کمپریہنسو اسٹریٹجی؟ اگر اتنے سال طالبان کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا, کام کیا, ان کی مدد کی, ان کو بنایا بھی, اور آج طالبان آپ سے ایلینیٹڈ ہے کسی حد تک. اچھا ناردرن الائنس جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہے, اس حوالے سے ہمیں ایک پوزیشن کوہیرنٹ کلیئر لینی چاہیے, اور اس پوزیشن پر ہمیں کس طریقے سے تمام جو حکومت کے ادارے ہیں لیڈ بائی obviously آپ کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ہم کو ہماری ایک یونیفائڈ اس پہ پوزیشن ہونی چاہیے, کنسسٹنٹ پوزیشن ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ کر نہیں پاتے. ہم پالیسی بنا بھی لیتے ہیں تو ہماری ابیلٹی ٹو کمیونیکیٹ دیٹ پالیسی بہت ویکنیس ہے. ٹیک اے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آخری پارٹ ہے, نجم کی طرف چلوں گا, اسی بات کی طرف کہ پاکستان کو ایک لائبلٹی سمجھا جا رہا ہے, پارٹ آف دا پرابلم سمجھا جا رہا ہے واشنگٹن میں. آخر ہمارے لیے حل کیا ہے, ہماری آپشنز کیا ہیں؟ بریک کے بعد